हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको 12th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपका जो 30 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फिक्स होगा। आपका जो है ना लघु उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 15 पूछा जाता है और वो 2 मार्क का होता है। सभी इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपका जो है ना 30 नंबर ये तो समझिए ये आपका फिक्स ही हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे। तो चलिए प्रथम क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन है कि विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम बताएं। विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम बताएं। ये जितने भी आज क्वेश्चन बताएंगे ये सब 2 नंबर का है। तो इसका क्या होगा आंसर? विश्व में अनेक आश्चर्य हैं जिसमें 7 आश्चर्य निम्न हैं। एक हो गया ताजमहल, दूसरा हो गया क्राइस्ट द रिडीमर, तीसरा हो गया चीन की दीवार और चौथा हो गया रोम का कोलोसियम, 5वां हो जाएगा जॉर्डन का पेत्रा और 6ठा हो जाएगा माचू पिंचू और 7वां हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखे। संथाल विद्रोह पर एक टिप्पणी बोलते हैं लिखने के लिए। तो क्या होगा? संथाल विद्रोह पर अगर टिप्पणी लिखेंगे ऐसे लिखेंगे कि 1850 के दशक तक संथाल लोग यह अनुभव करने लगे कि ब्रिटिश शासन में उनका उपकार नहीं हो सकता, अतः उन्होंने अपने स्वशासन के लिए जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश राज के विरुद्ध 1855 ईस्वी में एक विद्रोह किया जो इतिहास में संथाल विद्रोह के नाम से अभिहित है। इस विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि वे जिस जमीन पर खेती करते थे वह जमींदारों के हाथों में थी। उनकी फसलों पर सरकार बहुत ज़्यादा कर लगाती थी। साहूकार भी उनके द्वारा लिए गए कर्ज पर अधिक ब्याज लेते थे। इन्हीं कारणों से उन्होंने 1855 ईस्वी में यह विद्रोह प्रारंभ किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का जीवन वृत्त लिखे। रानी लक्ष्मीबाई जी का जीवंत वृत्त लिखे। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कि रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित राज झांसी की रानी 1857 के क्रांति की एक वीरांगना थी। इनका जन्म 1828 ईस्वी में बनारस में हुआ था। वह राजा गंगाधर राव की पत्नी थी। पति के मृत्यु के उपरांत उसने एक दस्तक पुत्र दामोदर राव को गोद लिया। ब्रिटिश शासन ने अपनी राज हड़प नीति के तहत उस बच्चे को राजा के रूप में घोषित नहीं किया तथा झांसी के महल को हड़प लिया। क्या किया उन्होंने? फिर झांसी के महल को हड़प लिया। उसी समय 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो गया था। झांसी की रानी ने नाना साहेब के विश्वसनीय सेनापति तात्या टोपे और अफगान सरदारों के मदद से ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। अंत में कालपी नामक स्थान पर वह अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए 1858 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौल इमारतें क्या थी। चौल इमारतें क्या थी? तो चौल इमारतें एक खास तरह की इमारतें हैं जो मुंबई में जगह की कमी और भीड़ भाड़ के कारण एक खास तरह निर्मित होती है। ये इमारतें बहुमंजिला होती है जिनमें एक एक कमरे वाली आवासीय इकाइयां बनाई गई है। ये इमारतें बहुमंजिला होती है जिनमें एक एक कमरे वाली आवासीय इकाई बनाई गई है। इमारत के सारे कमरों के सामने एक खुला बरामदा या गलियारा होता है। इसी बीच में एक दलान भी होता है। मुंबई में बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जहां लोग किराया देकर रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयंगार व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं?
तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर कि विजयनगर साम्राज्य ने प्रचलित स्थानीय प्रशासन में परिवर्तन कर आयागार व्यवस्था आरंभ की। प्रत्येक ग्राम को स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित कर 12 व्यक्तियों के समूह को दिया गया। यह समूह आयंगार कहलाता था। ये व्यक्ति राजकीय अधिकारी थे। इनका पद अनुवांशिक था। वेतन के रूप में लगान और कर मुक्त भूमि दी जाती थी। आयंगार ग्राम प्रशासन की देखभाल करते एवं शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बिहार बोर्ड इससे पूछे हैं। इसका जो आंसर होगा कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः क्या होता है कि किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, किंतु कार्बन 14 जो है का निरंतर क्षय होने लगता है। कार्बन का अर्ध आयु काल 55-68 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है, अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होगी उतनी ही पुरानी माने जाएगी। इसी के आधार पर प्राचीन सभ्यताओं की तिथि का निर्धारण किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की सुलह ए कुल से आप क्या समझते हैं। अकबर के सुलह ए कुल से आप क्या समझते हैं। तो यह अबुल फजल द्वारा प्रतिपादित प्रबुद्ध शासन की आधारशिला का सिद्धांत है। इनके अनुसार सभी धर्मों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, किंतु उससे राजसत्ता को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए थी। इस शब्द का तात्पर्य पूर्ण शांति। इस नीति के अनुसार सभी मुगल बादशाहों को किसी भी धर्म के उपासना स्थल के निर्माण एवं रख रखाव का जिम्मा था। यह एक सामाजिक अनुबंध था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा करें। धार्मिक कारण क्या क्या थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि 1800 राजनीतिक और सामाजिक कारणों के साथ साथ 1857 की क्रांति के धार्मिक कारण अभी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। पहले हिंदुओं में सती होना एक अत्यंत पवित्र कार्य समझा जाता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कानून के द्वारा इस अमानुषित कार्य को अवैध घोषित कर दिया, जिससे रूढ़िवादी हिंदू असंतुष्ट हो गए। भारतीय समाज की कोड विधवाओं के विवाह को लॉर्ड बेंटिंग ने एक कानून द्वारा वैध करार दिया। इस सामाजिक अभियान को दूर करने के उसके प्रयास का रूढ़िवादी बहुसंख्यक हिंदू समाज ने विरोध किया। यही कारण था, धार्मिक कारण 1857 ईस्वी के क्रांति का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल लाइन्स का विकास किस प्रकार हुआ। सिविल लाइन्स का विकास किस प्रकार हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि सिविल लाइन्स एक शहरीकरण की प्रक्रिया है जो ब्रिटिश शासन द्वारा प्रारंभ किया गया था। सर्वप्रथम दिल्ली में ब्रिटिश सैन्य और नागरिक इमारतों को अलग अलग क्षेत्रों में संगठित किया गया था। जिन क्षेत्रों में नागरिक रहते थे उन्हें सिविल लाइन्स के रूप में सीमांकित किया गया था। उत्तर भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों में इसी आधार पर सिविल लाइन्स नामक आवासीय क्षेत्रों की स्थापना की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन का संक्षिप्त विवरण दे। इसका करेक्ट आंसर होगा कि गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई थी। आरंभिक शिक्षा इन्होंने गुजरात में ही तथा बैरिस्ट्री की पढ़ाई इंग्लैंड में की। इसी क्रम में वे एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका
गए, जहां उन्हें रंगभेद नीति का सामना करना पड़ा। 1915 में वे भारत वापस आ गए। भारतीय जनता पर ब्रिटिश शासन का अत्याचार देखकर वे बहुत दुखी हुए और चंपारण से उन्होंने अपना आंदोलन आरंभ कर दिया। ये क्या होगा? आरंभिक जीवनी हो गया। महात्मा गांधी जी का जो बचपन का जीवनी था वो क्या था, जब उन्होंने जिंदगी की शुरुआत किए थे तो क्या क्या हुआ था प्रथम स्टेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हड़प्पाई संस्कृति की लिपि अस्पष्ट थी। उस काल की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। केवल पुरातत्व क्या कहते हैं? केवल पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन करते हुए अनुमान के आधार पर ही सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में ज्ञान प्राप्त हो पाता है। द्रविड़ लिपि हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं? उत्खनन से आप क्या समझते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई की जाती है उत्खनन कहलाते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर जितने भी छिपी हुई सामग्री का जो हम खुदाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उत्खनन कहते हैं। उत्खनन से प्राप्त सामग्री जैसे अभिलेख, सिक्के, प्राचीन स्मारक, हथियार, बर्तन इत्यादि द्वारा प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त की जाती है। किसी भी जाति की सभ्यता के इतिहास को जानने में उत्खनन से प्राप्त सामग्री एक बहुत महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय स्रोत है। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान इसी पर आधारित है। भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा प्राचीन इतिहास के निर्माण कार्य में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों की खुदाई का कार्य संपन्न किया जाता है। इन खुदाइयों से प्राप्त विभिन्न वस्तुओं ने भारतीय इतिहास के अतीत पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के 4 कारण लिखे। तो सन 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सिपाहियों के विद्रोह की असफलता के निम्न प्रमुख कारण थे। प्रथम थे कि विद्रोह की निर्धारित तिथि 31 मई 1857 थी, लेकिन चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार करने और दमन के कारण समय से पहले ही सिपाही भड़क उठे, जिससे अंग्रेज चौकन्ने हो गए। उन्होंने संभावित खतरों को बुरी तरह से कुचल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे, इस विद्रोह में नेता का अभाव था, साथ ही भारतीय जनता में विश्वास और एकता की कमी थी तथा अंग्रेजों की तुलना में भारतीयों के पास आधुनिक युद्ध सामग्री नहीं थी, अतः यह विद्रोह असफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार स्नानागार का विवरण दे। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का विवरण दे। तो इसका आंसर लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक अहम सार्वजनिक भवन स्नानागार है, जिसका जलाशय दुर्ग के टीलों में है। उत्तम कोटि की पक्की ईंटों से बना स्नानागार स्थापत्य का सुंदर मिसाल है। यहाँ का जलाशय 16 मीटर लंबा, 6-7 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मीटर गहरा है। इसके दोनों किनारों पर अर्थात उत्तरी और दक्षिणी भाग में तल तक सीढ़ियाँ बनी हुई थी। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है। इसके तीनों ओर कमरे बने हुए थे। इसमें से एक में बड़ा कुआं था, जिससे जलाशय में पानी आता था। जलाशय का पानी निकालने के लिए एक ढलवा नाली थी। इसके उत्तर में नली से दूसरे तरफ एक उपेक्षाकृत छोटी बनावट में 8 स्नान घर थे। प्रत्येक स्नान घर की नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। पास ही एक जीना था, जिससे ऊपर की मंजिल
पर चढ़ा जा सकता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई। देखिए इसमें जो है ना लिखा हुआ तो इतना है ही, लेकिन आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और आपको अपने माइंड में एक स्टोरी क्रिएट करना है। जैसे दादी माँ वगैरह कोई अगर कहानी सुनाते हैं तो हम कितना मतलब ध्यान को एकाग्र करके सुनते हैं और वो हमें सदा के लिए याद हो जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को देखिएगा ना तो सबसे पहले आप अपना माइंड को एकाग्र करके आपको ध्यान से सुनना है स्टोरी रूप में। अगर आप स्टोरी रूप से क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा लिखने में। देखिए सिर्फ रट्टा मारने से भी नहीं होगा, आप पहले क्वेश्चन को समझा करें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमें लिखना क्या है। बाद बाकी अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको इसका मुख्य पॉइंट आपको याद रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि इसमें जितना लिखा हुआ है आपको उतना ही लिखना है, लेकिन जरूरी ये है कि क्वेश्चन को अच्छा से समझना है और जो आपने पहले सुने हैं, जो आपने पहले पढ़े हैं ना, उसके बेस पर उसको लिखना है। जितने लाइनों में वो कह रहे हैं, चाहे 50-60 शब्दों में या 200 शब्दों में जितना हो, अगर आप समझे रहेंगे तो आपको 2000 शब्दों में भी कहेगा फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्वेश्चन को रटने से पहले उसको समझा करें, उसके बाद फिर पढ़ा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई। तो जब देश में सांप्रदायिक दल यानी कि मुस्लिम तथा हिंदू सभा बहुत मजबूत होने लगे थे, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग कांग्रेस के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। अब उसने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों का बहुसंख्यक हिंदुओं में मिल जाना जान का खतरा है। उसने इस अवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रचार किया और कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग जातियों और धर्म है, इनका एक साथ रहना असंभव है। सन 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित करके मांग की कि आज़ादी के बाद देश के 2 भाग कर दिए जाए और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नाम का एक अलग राज्य बनाया जाए। तो द्वि राष्ट्र का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, द्वि राष्ट्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो यही मोहम्मद जिन्ना जी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का संक्षिप्त विवरण दे। तो इसका आंसर लिखेंगे कि 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा केंद्र व प्रांतों में 3 सूचियों के अंतर्गत विषयों का बंटवारा किया गया। प्रथम सूची संघीय अथवा केंद्रीय सूची, जिसमें सर्वसाधारण के हितों से संबंधित कुछ 100 विषय है। इसके अंतर्गत कुछ मुख्य विषय सशस्त्र सेवाएं आदि थे। राज्य अथवा प्रांतीय सूची में प्रांतीय हितों के कुल 61 विषय रखे गए, जो इस प्रकार थे: शांति, पुलिस, न्याय, जेल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भू राजस्व, कृषि, सिंचाई, स्थानीय स्वशासन आदि। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय विधान मंडलों को दिया गया। तीसरी सूची समवर्ती सूची थी, जिसमें कुल 52 विषय है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व प्रांत दोनों को ही प्राप्त था। इस सूची के कुछ विषय मुख्यतः इस प्रकार थे: दंड नियम, दीवानी कानून, विवाह और तलाक, उत्तराधिकारी कानून आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद का जीवन वृत्तांत लिखे या जीवन परिचय लिखे। राजेंद्र प्रसाद का तो लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सारण जिले में 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA और वकालत की डिग्री प्राप्त करके उन्होंने कॉलेज में अध्यापक का कार्य शुरू किया। फिर 1916 ईस्वी में उन्होंने पटना में वकालत आरंभ की। इसी समय चंपारण सत्याग्रह के सिलसिले में उनकी मुलाकात गांधी से हुई। गांधी जी के व्यक्तित्व और आदर्श से वे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया और देश सेवा में संलग्न हो गए। वे भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 10
साल तक उस पद पर प्रतिष्ठित रहे। अपने देश सेवा के कारण ही उन्हें देश रत्न कहा जाता है। वे भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों के महान प्रतीक थे। उनका जीवन सरलता तथा सादगी का ज्वलंत उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीराबाई का संक्षिप्त परिचय दे। मीराबाई का संक्षिप्त परिचय दे। लिखेंगे उसका उत्तर कि मीराबाई को भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री माना जाता है। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई है, जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और मां के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार किया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक घुमक्कड़ बन गए। इनका जन्म 1498 ईस्वी में तथा निधन 1546 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने वाले 4 विदेशी यात्री एवं उनके यात्रा वृत्तांतों का नाम लिखे। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व एस्काइलैक्स, जो ईरान की सेना का सेनापति था, पश्चिमोत्तर सीमा से भारत में प्रवेश किया। उसने स्वयं भारत तथा यहाँ के निवासियों के बारे में सुंदर वर्णन किया है। अलबरूनी उज्बेकिस्तान का एक प्रसिद्ध यात्री था, जो 11वीं शताब्दी में भारत आया था। वह ख्वारिज़्म में 1973 ईस्वी में जन्मा और अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उसे अनेक भाषाओं तथा फारसी, हिब्रू, संस्कृत और सीरियाई का ज्ञान था। वह यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अन्यों से पर्याप्त प्रभावित था। प्रसिद्धि यात्री इब्न बतूता, जो मोरक्को से 14वीं शताब्दी में भारत आया था, उनके यात्रा वृत्तांत को रिहला किताब उल रिहला कहा गया है, जो अरबी में लिखा गया है। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में सुंदर झांकी मिलती है। वह दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से प्रभावित था। 17वीं शताब्दी में फ्रांस से बर्नियर आया और मुगल काल में शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह का चिकित्सक था। इसने तत्कालिक भारतीय इतिहास का विशाल वर्णन किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में अभिवादन के कौन कौन से तरीके थे। तो मुगल दरबार में अभिवादन का उच्चतम रूप सिजदा या दंडवत लेटना था। शाहजहां के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर 4 तस्लीम तथा जमी बोशी मतलब जमीन चुमना के तरीके अपनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उपनिवेशों की स्थापना के 4 कारण लिखे। तो प्रथम क्या होगा, भारत में यूरोपीय उपनिवेश का प्रारंभ 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद होता है। 1764 के बक्सर युद्ध का भी महत्वपूर्ण प्रभाव है। 1792 में डुप्ले फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनकर आया। अंग्रेजों की सत्ता कमजोर करने के लिए 3 कर्नाटक युद्ध हुए, अंत दोनों में संधि हो गए। अंग्रेज क्लाइव ने फूट डालो और राज करो नीति अपनाकर मुगल सत्ता को कमजोर कर दिया। वस्तुतः क्लाइव ही ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में संस्थापक था। मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, अली वर्दी खां जैसे सामंतों एवं जागीरदारों के कारण भारत में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इसमें और आप लिख सकते हैं कि भारत में उपनिवेश स्थापना के 4 मुख्य कारण थे। ये जो है ना उसके विषय में था, ये जो अभी आपने पढ़े हैं ये भारत के उपनिवेश की स्थापक के विषय में था और उसके कारण क्या है, तो ये पॉइंट आपको याद रखेंगे। प्रथम कारक था कि एकता की कमी, दूसरा कमजोर शासन व्यवस्था, तीसरा व्यक्तिगत स्वार्थ को बढ़ावा, चौथा देशभक्ति की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी लिखे। अशोक के अभिलेखों का परीक्षण करने पर पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तरांचल तक प्रत्येक स्थान पर एक जैसे संदेशों का उत्कीर्ण किया गया था। यहाँ हमारे समक्ष एक अत्यधिक अहम सवाल है कि इतिहास के उस अतीत काल में जबकि आवागमन एवं संचार के साधन विकसित अवस्था में थे, क्या ऐसे में इतने विशाल साम्राज्य में एक समान शासन व्यवस्था की स्थापना संभव है? अधिकांश इतिहासकारों का विचार है कि साम्राज्य की विशालता और इसमें शामिल प्रदेशों की विविधता को देखते हुए यह संभव प्रतीत नहीं होता। साम्राज्य में यदि अफगानिस्तान की पहाड़ी क्षेत्र थे तो उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र भी विद्वान इतिहासकारों के मतानुसार संभवतः प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी एवं उनके समीपवर्ती प्रांतीय केंद्रों पर ही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का वर्णन करें। तो गुप्तकालीन भारत में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक प्रगति हुई। यहाँ का वस्त्र उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध था, जिसका प्रमुख केंद्र गुजरात, बंगाल एवं तमिल देश था। वस्त्रों की कढ़ाई, बुनाई एवं रंगने की कला से भी लोग परिचित थे। साथ ही देश में वस्त्र मिलने की व्यवस्था भी वर्तमान थे। यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग धातु उद्योग था। स्त्री एवं पुरुष दोनों के आभूषण प्रेमी होने से यह पता चलता है कि स्वर्णकार का व्यवसाय काफ़ी सुदृढ़ अवस्था में रहा होगा। फाहियान का यात्रा विवरण बताता है कि इस काल में सोने, चांदी और मणि की मूर्तियां भी बनाई जाती थी। आप इतना भी लिख देंगे तो बस बहुत हो जाएगा इसका पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। त्रिपिटक 3 हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं। अभिधम्म में दर्शन से जुड़े विषय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन कहाँ कहाँ हुए थे और क्यों हुए थे? तो गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कई आंदोलन किए, जिनमें प्रधान आंदोलन चंपारण का नील आंदोलन है। चंपारण जिले में नीलहे साहबों के दुस्सह अत्याचारों से पीड़ित चंपारण के रैयत अपने उद्धार का मार्ग तलाश रहे थे। पीड़ित लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर यह सवाल प्रस्तुत किया। मंच ने गांधी जी को चंपारण के किसानों की दशा पर ध्यान देने का आग्रह किया। स्थिति भी जानकारी लेने के लिए गांधी जी ने चंपारण की यात्रा की। बिहार आने का गांधी जी का उद्देश्य चंपारण के कृषकों की स्थिति की जांच तथा नीलहे साहब की उनकी क्या शिकायतें थी, इन बातों पर अध्ययन करना था। तिरहुत प्रमंडलों के आयुक्त एवं प्लांटर्स एसोसिएशंस के सचिव के कठोर रवैये ने गांधी जी ने जो कुछ सुन रखा था उस पर उनका विश्वास और गहनतर हो गया। सरकार का सोचना था कि जब हम प्लांटरों और रैयतों की समस्या पर ध्यान दे रहे हैं, ऐसे में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं। अतः सरकार ने गांधी जी पर नोटिस और सम्मन जारी किया।
18 अप्रैल 1917 को मोतिहारी में किसानों का एक अप्रत्याशित और अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ। गांधी जी ने सरकारी आदेश के विरुद्ध सविनय प्रतिरोध का संकल्प लिया था। कोई भी किसान भयभीत नहीं था। परिणाम स्वरूप सताए गए किसानों के मन में जागरण की चेतना का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। तो 1930 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा हुई। उस समय गांधी जी जेल में थे। इस निर्णय से उन्हें गहरा धक्का लगा, क्योंकि इससे हिंदू समाज की एकता को भंग करने का प्रयत्न किया गया था। अतः उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ किया। अंत में एक ऐसा सूत्र निकाला गया जिस पर गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर राजी थे। इस सूत्र को ब्रिटिश सरकार ने भी स्वीकृति दी। इस समझौते पर 26 सितंबर 1932 ईस्वी को हस्ताक्षर हुआ तथा उसी दिन महात्मा गांधी ने अपना आमरण अनशन व्रत तोड़ दिया। इसे पूना पैक्ट कहते हैं क्योंकि यह पूना में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया। तो कैबिनेट मिशन मंत्रियों का एक शिष्टमंडल ब्रिटिश सरकार द्वारा 1976 में भारत भेजा गया। इस शिष्टमंडल को ही कैबिनेट मिशन कहते हैं। इस मिशन को भारत इसलिए भेजा गया था कि इस बात का निर्णय लिया जा सके कि भारत को स्वतंत्रता कैसे दी जाए। इस शिष्टमंडल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों दलों से बातचीत की, परंतु कोई समझौता न हो सका। अतः मंडल ने स्वयं ही एक केंद्रीय सरकार तथा चुनाव कराने की सिफारिश की। राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को इसलिए स्वीकार कर लिए क्योंकि वे शीघ्र ही स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, जिसका आश्वासन इस शिष्टमंडल ने दे दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। तो राष्ट्र निर्माण उस व्यक्ति को कहते हैं या राष्ट्रीय शासक उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी जन समूह में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकता उत्पन्न कर उसे एकता के प्रबल सूत्र में बांध देते हैं। अकबर ने इस दिशा में भारत में राष्ट्रीय राज स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किए। अकबर ने प्रारंभ से ही भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। अकबर ने धार्मिक एकता के लिए प्रशंसनीय प्रयास किया। उसने हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। उसने जजिया तथा अन्य धार्मिक करों को समाप्त कर दिया। धार्मिक एकता के स्वप्न को साकार करने के लिए उसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। अकबर हिंदुओं की अनेक सामाजिक कुरीतियों तथा असुविधाओं को दूर कर उन्हें मुसलमानों के समकक्ष बना दिया। अकबर ने प्राचीन धर्म ग्रंथों, वेद, पुराण, भिन्न संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद और फारसी में ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद कराया। इस प्रकार अकबर ने हिंदुओं और मुसलमानों के एक दूसरे के सन्निकट लाने का प्रयास किया। उसने भारत को प्रबल राष्ट्र बनाने के लिए व्यवसाय और व्यापार को नियंत्रित कर देश की आर्थिक समृद्धि का मार्ग खोला। उपर्युक्त कारणों से अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। इन्हीं सब कारणों से अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के नाम बताएं। तो बौद्ध दर्शन में ने मानव जीवन के तमाम दुखों का कारण तृष्णा को माना है। बुद्ध ने निर्वाण को तृष्णा के भय का सर्व प्रमुख अस्त्र माना है। उनके अनुसार संपूर्ण तृष्णा, क्षय और दुख रहित अवस्था का नाम ही निर्वाण है। अतएव तृष्णा क्षय के लिए बौद्ध दर्शन ने निम्नलिखित अष्टांगिक मार्गों का प्रतिपादन किया है। प्रथम है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वचन, चौथा है सम्यक कर्म और पांचवा है सम्यक आजीवन और छठा है सम्यक व्यायाम और सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसको हो सकता है 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के काल में भूमिका का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था, मतलब भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा अकबर एक महान शासक था, वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसने टोडरमल की सहायता से समस्त भूमि की नाप करवाई, समस्त जमीन को पोलज, परती, चच्चर और बंजर में विभक्त कर उपज के अनुसार लगान की व्यवस्था की। उपज बढ़ाने के लिए किसानों को सहायता दी जाती थी, समय समय पर लगान में कमी या माफ़ी दी जाती थी। मुगल भारत में जमींदार जमीन के मालिक होते थे, ग्रामीण समाज में उनकी ऊंची हैसियत होती थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने गैस पेपर के सेट 1 का जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न था सबको हमने सॉल्व किए हैं। अब इससे आगे सेट 2 है, लेकिन यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगे, इसी वजह से सेट 2 आगे की वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपके समक्ष। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमें बताएंगे कि इससे आगे फिर वीडियो बनाया जाए। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ है। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। लेकिन हाँ, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।